अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, मुल्क में जहाँ और बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू हो रही है, वहाँ पे अब नए सूबे बनाने से मुतल्लिक भी बहस छिड़ गई है और थिंक टैंक की सतह पे और अवामी सतह पे तो हो रही है, बट अभी तक ये पार्लिमान तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन साथ में कहा यह जा रहा है कि बड़ा एक वक्त की ज़रूरत है और अब पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामी यूनिट्स को छोटा करना पड़ेगा। और नाज़रीन, साथ में कुछ ज़िक्र ये भी करेंगे कि हुकूमत वक्त ने गोया कि इस्तेकाम मिसाक के इस्तेकाम पाकिस्तान का नारा तो ज़रूर लगाया, लेकिन अभी तक इस हवाले से हुकूमत वक्त की जानिब से किसी किस्म को कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है तो अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ को भी इंगेज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और क्या उसके बगैर मुल्क में इस्तेकाम लाया जा सकता है कि नहीं। और मोर इम्पॉर्टेंटली नाज़रीन, एक नया NFC अवार्ड तश्कील देने के लिए NFC अवार्ड से मुतल्लिक कमीशन कायम कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो वसाइल की तकसीम है इसके फार्मूले पे कुछ नज़रसानी होनी चाहिए। क्या आबादी की बुनियाद पर सूबों को वसाइल मिलने चाहिए या फिर मुख्तलिफ़ शोबों में परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनका हिस्से का तयन होना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, पाकिस्तान इग्नून से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे ताहा अहमद ख़ान साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान MQM से है, और साथ में उनके मौजूद हैं कादिर ख़ान मंदोखेल साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले निहाल हाशमी साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं ये एक बुकलेट दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन को जिसमें पाकिस्तान 1947 2025 गोया कि वाई इट कंटिन्यूज़ टू फेल्स इट्स पीपल। गोया कि ये एक स्टडी है जो दी गई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 77 बरसों में इस मुल्क में जो इस मुल्क की हुकूमतें हैं वो मुकम्मल तौर पे अवाम को हर किस्म की सहूलतें और आसानियाँ फराहम करने में नाकाम रही हैं। लिहाजा बेहतर ये होगा कि अब इसके जो यूनिट्स हैं उनको गोया कि छोटा कर दिया जाए। और इस हवाले से जो इसमें प्रपोजल्स दी गई हैं, अगर मेरे नाज़रीन देख रहे हो तो बाकायदा ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब को कहा है कि 5 नए सूबों में तकसीम कर दिया जाए, जिसमें कहा यह गया कि रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और भावलपुर ये वो हैं कि जो डिवीज़न कहलाते हैं। तो गोया कि लग रहा है कि डिवीज़न की बुनियाद पर इसी तरह सिंध के बारे में कहा जा रहा है कि सक्खर, हैदराबाद और कराची में मुश्तमिल नए सूबे बनने चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा गया है कि मालाकंड, पेशावर और डेरा इसमाइल खान पर मुश्तमिल वहाँ पे नए सूबे बनने चाहिए। और इसी तरह बलूचिस्तान को भी 2 सूबों में क्वेटा और कल्लात में गोया कि तब्दील करने की प्रपोजल्स है। ये मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के अंदर भी और एक मीडिया हाउस के ओनर भी इस मामले को लेकर पूरे मुल्क में कहीं स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं। तो निहाल हाशमी साहब, इनफैक्ट मैं पहला सवाल यही आपकी तरफ लेके आऊँगा सर, क्या वाक़ई तकाजा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नेबरहुड में भी हम देखें, वो ईरान हो, वो हिंदुस्तान हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे भी नए सूबों की तश्कील हुई है। और तुर्की की मिसाल तो बड़ी आला दी जाती है कि वहाँ पे यूनिट्स छोटे हैं, लिहाजा उस मुल्क ने तरक्की सी बुनियाद पे किया कि जब इंतज़ामी यूनिट्स छोटे कर दिए गए हैं तो लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे गोया कि हल करने में मदद मिली है। क्या कहेंगे सर? अगर राना सनवर साहब तो उसको गॉसिप कह रहे हैं, बट आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत है समर की कि हम इस तरफ जाएँ अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी साहब, गुफ्तगू करने की हमेशा ज़रूरत होती है, जिद्दत की हमेशा ज़रूरत होती है, नए दौर के नए तकाज़ों के साथ हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं और उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए और उसके बाद हम चीज़ों पे आगे बढ़ें। मसलन जो हमारे आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट के सूबों की जो असेंबलीज हैं उससे उसकी मंजूरी होनी चाहिए, पब्लिक एट लार्ज में बहस मुबाहसे होने चाहिए और उसे हमें प्रॉन्स एंड उसको फ़ायदे और नुकसानात सारी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, इलाके की भी, लोकली, रीजनली एंड नेशनली। तो ये मैं इसमें कोई कबाहत नहीं है। गुफ्तगू हमें करते रहना चाहिए, हमें अपने मसाइल को एड्रेस करते रहना चाहिए
मसाइल को उजागर करने के बाद उसके हल के तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। और अगर नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर लोगों के मसाइल से करीब तर है, अगर तरक्की से करीब तर है, अगर इकोनॉमिक वाइब्रेलिटी से करीब तर है, अगर उससे मईशत की बेहतरी हो रही है, उससे लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में उससे कोई फायदे हो रहे हैं, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, हम उसे देखना चाहिए। मगर उससे पहले हमें एक कंसेंसस कायम करना चाहिए। हमें कंसेंसस के बगैर किसी चीज में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी चीज में हरफ आखिर नहीं होता है, और सियासत एक ऐसी चीज है जहां पे बहस शुरू होती है, और बहस होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बहस होनी चाहिए, जिससे मुल्क को, सूबे को, डिवीजन को, डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को, यूसी, इवन वार्ड लेवल तक जिससे फवायद पहुंचे और अवाम महसूस करें कि जो सियासी अकाबरीन है, जो उनकी असेंबली है, जो उनके थिंक टैंक्स है, जो उनके मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, जो मीडिया चला रहे हैं, वो उनके फलाह और बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो बहस तो होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमें देखना है कि हम सही डायरेक्शन में। सही, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं मंदो ख्याल साहब, आप यकीनी तौर पे सर इस पार्लिमान के एक तवील अरसे तक हिस्सा रहे हैं सर, और इससे पहले भी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी तो गोया के साउथ पंजाब की महरूमियों को दूर करने से मुतल्लिक हमेशा ये कहती रही है कि वो एक सूबा बनना चाहिए, और अपने दौर में आपने कोशिश भी की है। तो आपको क्या लगता है, जो निहाल आसमी साहब कहते हैं इसके फ़ायदे भी देखने चाहिए, नुकसानात, आपको कोई नुकसानात नज़र आते हैं? अगर यूनिट्स छोटे हो जाएं, लोगों को उनके डोर स्टेप पे सहूलतें मिलें, वो इंसाफ की फराहमी हो, वो मईशत की बेहतरी हो, वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना हो, तो लगता नहीं है कि सर ऑल पॉजिटिव्स आर देयर, इसमें कोई नुकसान की बात तो नहीं है? देखिए, ये वक्तन फ़ौक्तन ये शोशा छोड़ने की नौबत कहाँ से आती है? पहले सवाल तो ये है। अभी कल परसों 18वीं तरमीम के ऊपर डिबेट हो रही थी, तो बाबा मैं ये कहता हूँ कि ये अदालतें जो बनी हैं, ये क्यों बनी है? इनकी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, जो दुनिया में 141 नंबर पर है। अब आ गई सुकून की बात। देखिए, ये जो निहाल हाशमी साहब ने बताया था कि अभी जो कानून है वो ये है कि सूबाई असम्बली से करारदाद पेश हो, पास हो, और उसके बाद कौमी असम्बली से हो, तो उसके बाद जाके सूबे की तरफ दी जा रहे हैं। अब अगर जनूबी पंजाब की आप बात कर ले, इस पे तो तमाम पार्टियां उसमें मुत्तफिक है कि जनूबी सूबा पंजाब जो है ना अलग सूबा बनना चाहिए। नाम आप कोई भी दे दें, एक 12 करोड़ या 15 करोड़ की आबादी वाला सूबा जो है ना, वो इतना बड़ी आबादी जो दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा है, उस पर ज़रूर डिबेट होनी चाहिए, और वो भी ऐसा हो कि मुतफ़क़ा तौर पर। अब अगर आप बलूचिस्तान की तरफ हैं, मेरा आबाई इलाका बलूचिस्तान है, ट्राइबल एरिया ज़ोब, वहाँ पे एक पश्तून कम्युनिटी है, दूसरी तरफ बलोच है या मिक्स लोग हैं। वहाँ भी लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि पश्तून आबादी को और दूसरी आबादी अलग होना चाहिए। इस पे बलोच रहनुमा भी मुत्तफिक है और पश्तून रहनुमा भी। उसके बाद आप आइए, अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए, तो यहाँ मौलाना साहब का तो पहले से मुतालबा था कि वज़ीरिस्तान को अलग सूबा बनाया जाए, लेकिन उनको खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया। इसी तरह हज़ारा जो बेल्ट है वो अलग सूबे की बात कर रहा है, तो इसके ऊपर ज़रूर डिबेट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सिंध की तरफ आए, तो यहाँ सिंध में तो न कोई इस तरह कोई करारदाद पास हुआ है, न कोई डिवीजन है, न कोई ऐसा नहीं है कि कराची में एक कम्युनिटी है तो सक्कर में दूसरी कम्युनिटी है। कराची दुनिया का सबसे बड़ा शहर या आबादी वाला शहर पश्तूनों का कराची है। इसी तरह उर्दू स्पीकिंग भी बड़ी तादाद में है, इसी तरह जो बलोच है, सिंधी है, वो भी बड़ी तादाद में है। तो आप अगर इस तरह उसको करेंगे तो फिर ये मजीद जो है ना वो उसमें मसाइल पैदा होंगे। उसकी वजह ये कि एक तो कराची सिंध का पाकिस्तान का कैपिटल था, इस वक्त सिंध का कैपिटल है, और आप यूं समझ लो कि पूरा पाकिस्तान को जो मईशत पे चला रहा है उसमें 60-65% गालबन वो कराची से आ रहे हैं। तो अब अगर आप कराची को अलग करेंगे, उसमें तो मसाइल तो जन्म देंगे, और फिर वो जो करारदाद है वो कहाँ से पास होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बजाय अवामी मसाइल के ऊपर, बजाय लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, बजाय मईशत के ऊपर, हम ये जो कालाबाग डैम की तरह ये नए नए जो शोशे छोड़ते हैं, इससे जो है ना मजीद नफरतें पैदा होगी और कोई नहीं। अगर सिंध की जो बात आपने की है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं,
अब अगर आपको कराची और हैदराबाद को आप अलग करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? उससे मजीद नुकसान होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ एक कम्युनिटी तो रहती नहीं है, यहाँ तो सारी कम्युनिटी रहती है जो बड़ी तादाद में है, उर्दू स्पीकिंग, पश्तो और सिंधी है। तो आप उसको फिर कैसे इकट्ठे एक सूबे में रख सकेंगे? अगर जनूबी पंजाब वो डिफरेंट, इसका एक सिनेरियो। अगर आप हज़ारा डिवीजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बलूचिस्तान में पश्तून और बलूच बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कुछ सूरत दूसरी है, यहाँ तो मिक्स आबादी है, यहाँ आप कैसे आप अलग करेंगे? यकीनन ये अपनी जगह पे है, लेकिन कहा जाता है, ताहा साहब मैं आपकी तरफ गुफ्तगू को लेके आऊँगा सर। लिसानी बुनियादों पे तो लोग कहते हैं कि शायद नहीं होना चाहिए, शायद कराची में भी उर्दू स्पीकिंग लोगों का यही ख्याल है कि उनके अलग से शनाख्त है, उनके अलग से सूबा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, बिल्कुल। मैं मंदुखेल साहब की बात कर रहा था। मंदुखेल साहब क्योंकि इस खदशे का इशार कर रहे हैं ना कि जब आप लिसानी बुनियादों पर बनाएंगे तो एक और तकसीम को आप दावत देंगे, तो यही सवाल इसीलिए मैं ताहा साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ कि बेहतर ना होगा अगर कोई इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाने चाहिए तो वो इंतज़ामी बुनियादों पे होने चाहिए। फिर जो सूबों की मुखालफत कर रहे हैं सर लोग, क्या उनसे ये सवाल करना बनता नहीं है कि पिछले 77 वर्षों में तो देखा गया है कि ये पार्लिमानी निज़ाम भी मौजूद है, बड़ी साइज़ में सूबे मौजूद हैं, बट गवर्नेंस के इशूज़ हैं, और जो कहीं सूबाई दारुलहुकूमत की हद तक शहर हैं वो तो शायद कहीं उनके मसाइल हल हो रहे हैं, जो दूर हैं वो तो महरूमियों का शिकार है सर। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौका दिया। देखें, मैंने दोनों ही हमारे सियासी रहनुमाओं की बातें सुनी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसको ना शोशा नहीं कहना चाहिए, ये एक बड़ा सीरियस डिस्कशन और सीरियस डिबेट है। जो टोटल गुफ्तगू थी वो इस बात पे थी कि वहाँ महाजिर रहते हैं, वहाँ सिंधी रहते हैं, वहाँ पठान रहते हैं, वहाँ बलोच रहते हैं। तो मैं कैटेगोरिकली एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो बात हो रही है ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है जो इंतज़ामी बुनियाद पर बनने चाहिए, जिस तरीके से डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। ये कोई लसानी बुनियादों पर, ज़बान की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियादों पे सूबे बनाने की बात नहीं हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामी बुनियाद पे बेहतर मैनेजमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, डिवीजन्स बन रहे हैं, ये सूबे जब बने थे उसके बाद की आबादी में और आज की आबादी में बड़ा फ़र्क है। हम पूरी दुनिया की अगर एग्जाम्पल लें तो बेहतर मैनेजमेंट के लिए सूबों को आबादी जिस तरह बढ़ती है उस तरह नए सूबे बना दिए जाते हैं। आज अगर आप सूबों के नाम ही उठा लें तो वो एक एथनिक आपको पर्सपेक्टिव नज़र आता है कि अगर आप पंजाब की बात करें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाबी ही वहाँ रह सकता है, सिंध की बात करें तो सिर्फ सिंधी ही रह सकता है, जो मेरा पख्तून भाई रह रहा है उसका भी उतना ही हक़ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर कौमियत की हम इज़्ज़त करते हैं, हर कौमियत का हम एहतराम करते हैं, और हम समझते हैं कि इसको ज़बान की, लिसानियत की बुनियाद पर ना रख के देखा जाए, इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर रख के देखा जाए कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, जिस तरह से डिवीजन्स बनते हैं, उस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। जहां तक रही बात कि जो आइन में तरीक़ेकार है, तो आइन में तरमीम भी की जा सकती हैं। आइन में पहले भी तरमीम हुई हैं, आइन में हमेशा तरमीम की गुंजाइश रहती है। आप बताएं, अगर आप सूबों से कहेंगे कि नए सूबे बनाने का फैसला करें तो कोई भी सूबाई असेंबली उसको कैसे पास करेगी? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम ये समझते हैं कि आइन में तरमीम करके डिस्कशन, डिबेट तो चल ही रहा है, होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नदीम कुरैशी साहब, यही नुक्ता आप ही की तरफ लेके आऊँगा सर। सराइकी बेल्ट से तो हमेशा से मुतालबा रहा है, बट अब कहा यह जा रहा है कि ये लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर सूबे नहीं बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हर जगह पे मुख्तलिफ कम्युनिटियों के लोग रहते हैं तो इलाकों को लिसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बिल्कुल किसी सूरत भी हमें मजीद किसी तकसीम की तरफ इस कौम को नहीं लेके जाना चाहिए। ऑलरेडी इतने सारे यहाँ कंपोनेंट्स बन गए हैं सोसाइटी के, अगर ये लैंग्वेज बेस पे हुआ तो बहुत तबाही आएगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर पाकिस्तान में अब सूबों की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से एक स्टेप लिया, जिसको उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दिया। उसका बुनियादी मकसद यही था कि उस वक्त हमारे पास चूंकि पंजाब में और ना ही मरकज में 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तो
हमने साउथ पंजाब के लोगों से, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के लोगों से जो कमिटमेंट की थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया कि जब भी हम गवर्नमेंट में आए और हमारे पास कानून साजी की पोजीशन हुई तो हम साउथ पंजाब को अलग सूबा बनाएंगे। उसकी बुनियाद रखी गई। तहरीक इंसाफ के दौर में साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया गया, लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम जो इंतजामी इख्तियारात थे, जो अफसरान की तैनाती थी, वो सब इन्होंने रिवर्स की। तो सोचना, देखना और इस पर डिबेट करना सबसे ज्यादा अहम इस बात पर है कि क्या मौजूदा लोग जो हुक्मरान हैं, पहली बात तो ये है कि ये अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं रखते। पाकिस्तान की तारीख में जिन इंतखाबात को हमेशा से कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है और कहा जाएगा, वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे। दूसरा ये नुक्ता, ये तो वो लोग हैं जो किसी सूरत भी अपनी पार को नहीं देना चाहते किसी भी जगह, दूसरी जगह। ये किस तरह से मुमकिन होगा कि पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम पर राजी हो जाए और PMLN जो पंजाब को अपना बैटलफील्ड समझती रही है, अगरचे उनको वहाँ ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ ने वॉश आउट कर दिया, वो कैसे ये चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इन सूबों का क़याम वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। सही। लेकिन बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अवाम के वोटों से आने वाले लोग इस फैसले को करने में अपना रोल प्ले करें। लेकिन अगर कोई माइंडसेट, कोई थॉट्स, कोई थिंक टैंक अगर इस पे डिबेट करवा रहा है और ये डिबेट अब हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि हम इसको अपोज करेंगे। हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क में नए यूनिट्स बने, ताकि जो एक ये बहुत बड़ा जो ग्रास रूट लेवल की जो वर्किंग है, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, वो भी आज 2025 में भी हमारे लोग, हमारे शहरी उनसे महरूम है। अब मौजूदा जो ये बारिशी सूरत हाल हुई है, जो बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, आप कराची में भी, कराची में तो खैर क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, बारिशें हुई हैं, अदरवाइज आप KP में भी देख लें, तो बहुत सारे मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं। आज भी कराची जैसा बड़ा शहर बेसिक म्यूनिसिपल सर्विसेज से सिर्फ इसलिए अब लोग महरूम है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर से लोग महरूम है वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। हमारे जो हुक्मरान किसी भी तरह से गवर्नमेंट में आते हैं, उनके तो अज़ाइम, उनके टारगेट और उनकी तरजीहात बड़ी डिफरेंट होती है। मैं समझता हूँ वो तो सर वो गिला तो फिर KP की हुकूमत से भी किया जाता है, जहाँ पे 11 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ पे भी गवर्नेंस के इशूज़ तो हैं। लेकिन थोड़ा सा सर अब आगे चलते हैं ना, अब निहाल हाशमी साहब से ये भी पूछते हैं सर, इनफैक्ट आपकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना तो अब ये भी फरमा रहे हैं कि NFC अवार्ड को भी रिविज़िट करना पड़ेगा, जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है वो को मुनासिब नहीं है। गोया कि आबादी की बुनियाद पे एक सूबा सब कुछ लेके चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरा सूबा वफाक के जिसके पास दिफा है, जिसके पास डेट सर्विसिंग है, कर्ज़े उतारने हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। और अब तो ये कहा जा रहा है कि एक और चीज़ भी देखी जाए कि परफॉर्मेंस क्या है सूबों की, बिलखसूस हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उसको NFC अवार्ड से पैसा नहीं मिल सकता उस कदर जैसे पहले दे रहे हैं। तो ये फार्मूला तो सर आप तय करने जा रहे हैं, बट आपके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और बाकी वो इस पर सहमत हैं, कंफर्टेबल हैं? इफ्तिखार साहब, देखिए, जैसा मैंने अपने पहले गुफ्तगू में कहा था कि हर चीज़ पे बात होनी चाहिए, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। कुरान और सुन्ना के अलावा हर चीज़ दुनिया में बात होती है और होनी चाहिए। अगर बात नहीं होती तो आज जो दुनिया में साइंस के इतने इजादात हुए हैं वो ना होते। जो नए नए तकाज़े हम अशर हाजिर के पूरे कर रहे हैं वो नहीं होता है। हम कहते हैं कि जनाब हम तो टांगा गाड़ी पे ही चलेंगे, हम तो बस पे नहीं चलेंगे, हम कार पे नहीं जाएंगे, हम जीप, जैसे तकाज़े होते हैं, जब ज़रूरत होती है आप उसी के मुताबिक चीज़ें तय करते हैं। अब तक जो चीज़ें हैं वो है आबादी और रकबा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई चीज़ बदल रहा होता है या जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं उनको अगर ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि हमारे मुल्क का एक ये हिस्सा जो है इसके तरक्यात के वो फ़वायद और वो जो टारगेट था वो हासिल नहीं हुआ, तो इसमें कोई बेहतरी लाई जाए ताकि हम ज़्यादा इससे फ़वायद हासिल कर सकें। उसमें इंतज़ामी तब्दीली की भी बहुत शदीद ज़रूरत होती है। जो मैकेनिज़्म होता है टैक्स कलेक्शन करने का, जो मैकेनिज़्म होता है टैक्स इम्पोज करने का, जो मैकेनिज़्म होता है उसको रीइंबर्स करने का, जो मैकेनिज़्म होता है उसको पब्लिक सेक्टर में
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे या फिर हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वो सारे तकाज़ों को देखने के बाद ही एनएफसी में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही माहिरीन होते हैं। हर सूबे में से जो एक नुमाइंदा होता है, फिर फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, वो सारे देखिए सबसे बुनियादी ढांचा हमारे जहन में रहना चाहिए, एनएफसी हो या कोई भी अवार्ड हो जिससे आम लोगों को फायदा हो, हमारे जो सबसे नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसको फायदा हो, हमारे वार्ड गली और वार्ड और मोहल्ला लेवल से लेके प्रोविंस और प्रोविंस से लेके फेडरेशन को फायदा हो। तो इस पे बहस होने की जरूरत है, इसमें गुफ्तगू होने की जरूरत है, इसमें नए फार्मूलाज की जरूरत है, उन फार्मूलाज को देख करके एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, फिर पब्लिक एट लार्ज की डिस्कशन और डिबेट की जरूरत है, फिर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन की जरूरत है, फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स जो है उनके एक्सपर्टीज की जरूरत है कि हाउ टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड हाउ टू रीइंबर्समेंट इधर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जी ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन निहाल साहब इनफैक्ट तो इस वक्त हम क्योंकि मंदोखेल साहब से भी पूछते हैं सर, उनके तो बड़े सीरियस कंसर्न है, उनका तो ख्याल ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वो फार्मूला लेके आए वो बड़ा बेस्ट फार्मूला है और इस फार्मूले को अगर छेड़ा गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मंदोखेल साहब ये एतराज़ तो दुरुस्त नहीं है इनफैक्ट के जो आबादी के हिसाब से बड़ा सूबा, और आपको तो खुद गिला होना चाहिए, पंजाब बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा इस केक में से हिस्सा पंजाब को चला जाता है, तो बाकी सूबों के लिए उतने पैसे नहीं रह जाते। तो आपका क्या ख्याल है सर, ये अगर रिविजिट किया जाए तो मजाका है, बेहतर नहीं होगा कि आबादी की बजाय परफॉर्मेंस और दीगर इंडिकेटर्स को सामने रख के वसाइल की तकसीम होनी चाहिए? फिर मोर इम्पॉर्टेंटली वफाक के पास भी तो कुछ हो, कल आपकी हुकूमत मरकज़ में हो सकती है सर, आपने दिफा को देखना है, डेट सर्विसिंग को देखना है, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। जी पहली बात तो ये कि परफॉर्मेंस बेस पे आप मुझे बताओ ये परफॉर्मेंस चेक कौन करेगा? यहाँ तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ फैसला देता है वो नहीं मानता है और जिसको हक में देते हैं वो मानता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को मानने को तैयार नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया जो नहीं ये कौन तय करेगा? ये कौन आदमी होगा जो ये कहेगा पंजाब की परफॉर्मेंस अच्छी है बलूचिस्तान की अच्छी नहीं है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इन सारी चीजों का मकसद क्या है? देखिए सीधी सी बात करो, हमारे एमक्यूएम के दोस्त ने कहा कि सब जगह हो रहा है तो यहाँ सिंध में क्यों नहीं है? सब जगह मैंने आपको बड़ी तफसील से वाज़ेह कर दिए कि सब जगह पूरा का पूरा पब्लिक और हर चीज एग्री है। अगर बलूचिस्तान का देख ले 2 पार्ट है पश्तून बलूच, अगर पुख्तनख्वा को देख ले 2 पार्ट है हज़ारा और पश्तून, अगर पंजाब को देखे तो 2 पार्ट है सराइकी और पंजाबी। यहाँ तो कई पार्ट है। यहाँ तो मैंने आपको बताया ना दुनिया में पश्तूनों का काबुल बड़ा शहर नहीं है, जलालाबाद कंधार नहीं है, पेशावर क्वेटा नहीं है, कराची है। यहाँ सिंधियों का जो एक वो मिट्टी है उनका पूरा यहाँ आबादी है बहुत बड़ी तादाद में। गांव के गांव जो कराची जब पाकिस्तान बना था 3.5 लाख आबादी थी कराची की, उस वक्त ये 3.5 लाख ये सारे सिंधी थे ना यहाँ पे। अब अगर दूर दराज से दूसरे सूबों से लोग आ गए और आबादी बढ़ गई है तो ये आबादी बहुत बड़ी तादाद यहाँ महाजरों की है, उर्दू स्पीकिंग जिसे हम कहते हैं, यहाँ सिंधियों की है, यहाँ जो मेन जो बलोच है उनकी है, पश्तूनों की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ मसाइल होंगे, यहाँ मसाइल पैदा होंगे। इस वजह से मैं करूँ अगर आप बाकी तीनों सूबों का देख ले उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ उसका डायनामिक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो भी फार्मूला तय किया जा रहा है तो उस फार्मूले को भी मैं समझ रहा हूँ, मैं दोबारा कहूँगा ये भी एक शोशा है। इस वजह से कि जब आपने एक चीज तय कर ली है और माजी में जो लास्ट जो हुआ था गलबन 7वीं थी एनएफसी अवार्ड, तो उसमें पंजाब ने बड़ा एक जो कहते हैं ना बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए इसने बड़ा फराख दिली से बाकी सूबों को जो है ना वो साथ दिए और उसको हिस्सा दिए। तो अब भी उसी बेस पे क्यों नहीं है? ये परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा? तो परफॉर्मेंस को मानेगा कौन? मैं कहता हूँ पख्तूनख्वा में कुछ नहीं किया पीटीआई ने, वो कहता है पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया सिंध में, इसका फैसला कौन करेगा? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये से मजीद मसाइल बढ़ेंगे, इससे मजीद चीजें बढ़ेंगी। आप अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर मरकज में फंड कम है जंग के लिए, दूसरी कर्जों उतारने के लिए, तो वो जरूर आप डिस्कस कर ले, मगर ये परफॉर्मेंस के ये दूसरी तीसरी चीजें ये मसाइल को जन्म देगी मेरे हिसाब से। पॉइंट टेकन ताहा साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए कहा जाए, मैं ब्रेक से वापस ये नुकता मैं आपके सामने रखता हूँ।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद ताहा साहब। इनफैक्ट मधु खयाल साहब तो शायद इसको भी शोशा ही कह रहे हैं, लेकिन अगेन आप कंफर्टेबल हैं जिस वक्त NFC अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम होती है, उससे आम लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं और तमाम जो क्रिटिकल शोबे हैं वो सेहत का हो, तालीम का हो, लॉ एंड ऑर्डर, सूबे बड़ा बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सर। इसमें कोई रद्द-बदल की ज़रूरत नहीं लग रही है आपको भी? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने भाई मंदू खेल साहब की गुफ्तगू सुन के। एक इतने सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं और पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, उसके बावजूद इस चैनल पे, नेशनल मीडिया पे बैठ के इतनी पेसिमिस्टिक बातें करना, इतनी पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ गुफ्तगू करना कि पाकिस्तान में तो चीफ जस्टिस की भी कोई नहीं सुनता और ये और वो। देखें, ये एक मुल्क है जिसका पूरा निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान की हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही मार्केट करना चाहिए। जहाँ तक रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की और उनके एतराज़ की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, उनकी पूरी गुफ्तगू जो थी वो ज़बान की बुनियाद पे, एथनिक बेसिस पे सूबे बनाने की है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए होने चाहिए, जो मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए होने चाहिए। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न बनते हैं, अब अगर कोई दलील नहीं है तो उसके बाद आप का बस चले आप जिस इदारे के बारे में चाहें जिस तरह की गुफ्तगू कर लें, ये बात दुरुस्त नहीं है। आपके पास अगर कोई दलील है तो लेकर आएं, कोई दलील है तो पेश करें। हम तो हमेशा गुफ्तगू के लिए ओपन रहते हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन रहे हैं वो ना ज़बान की बुनियाद पे बनने चाहिए, ना किसी एथनिक बेसिस पे बनने चाहिए। अगर बनते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनने चाहिए जिससे मैनेजमेंट बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। अगर जहां NFC अवार्ड की मैं बताऊंगा तो NFC अवार्ड में देखें, NFC अवार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फंड्स सूबों को दिए जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह NFC अवार्ड ज़रूरी है उसी तरह से PFC अवार्ड भी होना चाहिए। जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट में की गई हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट को उसकी असल रूह के तहत इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। 18th अमेंडमेंट वाज डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन आर्टिकल 148 पे इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं की गई और जो सूबों के वजीर आला हैं, चारों सूबों के वज़राए आला हैं, उन्होंने डेवोल्यूशन के बजाय अकमलेशन कर ली। तो इसी जिस तरह NFC होता है उसी तरह PFC होना चाहिए और डायरेक्ट जो लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग है वो भी सूबों को देने के बजाय वफाक को चाहिए कि डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को दे। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। परफॉर्मेंस को देखें, करप्शन को देखें, ऑडिट करें और उसकी बुनियाद पर फंड जारी करें। ये लोगों के बड़ा अहम इनकम का टैक्स है। कुरैशी साहब, इनफैक्ट ये बड़ी अहम बात है। इनफैक्ट के बेहतर ये कि फिर प्रोविंशियल अवार्ड भी होना चाहिए ताकि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फंड्स जाएं, क्योंकि जब वो सूबों में जाके कहीं वहाँ पे वो मुंजमद हो जाते हैं और किसी एक शख्स के हाथ में रहते हैं तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर सूबों में भी नहीं हो पाती ना। तो क्या कहेंगे सर, ये जो चेंजेस की बात की जा रही है ये बड़ी जायज़ है और इन ग्राउंड्स के ऊपर नया अवार्ड आना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बुनियादी तौर पे जो 18th अमेंडमेंट आइन में उसने ये सारा खलफचार पैदा किया, सूबों को इतने ज्यादा इख्तियारात दे दिए, ये बाज़ औक़ात फेडरल गवर्नमेंट बेबस महसूस होती है और जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो जो चाहे। और एक बड़ी तकलीफ दे बात शराजी साहब जो हमारे यहाँ है, हमारे पोलिटिकल कल्चर में यहाँ मशावरत का कोई रुझान नहीं है। बज़ाहिर तो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में होती हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज में 4-5 अरस्तू, 4-5 अफलातून, 4-5 बड़े कोई ब्रेन्स जो अपने आप को बड़ा सुपर ह्यूमन समझते हैं, सारे डिसीजन वही कर रहे होते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवीजन की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को इस मशावरत का हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा और फिर NFC अवार्ड हो, वो प्रोविंशियल फंड्स हो, वो सब उनकी तकसीम भी बड़े बेहतर अंदाज में हो सकेगी और किसी हद तक जो एरर्स हैं और ये जो वन मैन शो है वो भी खत्म होने की तरफ जाएगा।
मैं समझता हूँ अगर ये किसी जो मौजूदा इश्यूज हैं हमारे मुल्क की, दाखिली भी और दीगर भी, उनसे अगर ये तवज्जो हटाने के लिए डिबेट चल रही है तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर इस पे कोई सीरियस कोई डिसीजन है इस तरह का कि हमने आगे बढ़ना है इस पे, तो मैं समझता हूँ इस पे फिर एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ना सर, मुल्क की सबसे बड़ी जमात तो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सर। आप पंजाब में भी आप इतनी बड़ी तादाद में, मरकज भी हैं, तो इनिशिएटिव ले लें आप ही। आप समझते भी हैं, आप आर्गूमेंट भी यही दे रहे हैं कि जी बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। देखिए मैं ये समझता हूँ इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है और लगाया गया है, उसमें तो हम ऐसा कोई रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मौजूदा जितने हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि वाहिद एक वॉइस है जो अवाम की वॉइस है। जाहिर है जब सारी ताकतें इकट्ठी हों किसी एक जमात को साइड पर लगाने के लिए, तो इट मीन्स वो जमात अपना रोल रखती है। पाकिस्तान की अवाम आज सबसे पहले तो मौजूदा हुक्मरानों पर भरपूर किस्म का एतमाद करती है। किसी जगह से भी ये इंडोर्समेंट नहीं है कि ये मौजूदा हुक्मरान कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में भी हो। ये टाइम टू टाइम, डे टू डे तो कोई अपने मामला चला सकते हैं। इस मुल्क को अब बुनियादी तौर पर एक ऐसे इंतखाबात की जरूरत है जिसमें सही मानों में अवामी राय के मुताबिक लोगों को इक़्तिदार सौंपा जाए। और वो फिर जी मुझे एक छोटी सी, वो फिर फैसला करने की पोजीशन में होंगे। मौजूदा हुक्मरान अवामी ताइद और हमायत से आ रही हैं, ये ना जुज़वी तौर पे ना कुल्ली तौर पे मैं समझता हूँ कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान आगे जाए। इनके हर फैसले को अवाम ये समझती है कि इनके फैसले सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए हैं। सही है, लेकिन देख रहे हैं कि इस मुल्क को इंतखाब की ज़रूरत है या फिर मिसाक की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये नुकता निहाल हाशमी साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। निहाल हाशमी साहब, इनफैक्ट आपने कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, लेकिन आपके खुद प्राइम मिनिस्टर सर मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान की ऑफ़र कर रहे हैं। बट ये जो हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो 9 मई के मुकदमात में लोगों को सज़ाएँ, फिर डिसक्वालीफाई करके पार्लिमान से निकालना, 27 माह बाद अलीमा ख़ान साहब के साहबजादों को गिरफ़्तार करना, सर ये मिसाक करने के हवाले से तो मुझे इनिशिएटिव नहीं लग रहे सर। भाई अगर मुझे विदाउट इंटरप्ट 1.5-2 मिनट दे देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। बिल्कुल सर, इतने टाइम तहरीक इंसाफ को किसी ने इस नामुकाम पे लगाया ना दीवार से लगाया। तहरीक इंसाफ इस मुकाम पे अपने कारनामों, अपने करतूत, अपने काम के वजह से आई है। तहरीक इंसाफ ये नहीं था कि किसी जलसा गाह में बैठी थी या रैली निकाल रही थी, वो डायरेक्ट पाकिस्तान के असासों पे हमला कर रही थी। और वो भी कौन से असासे? दिफाई असासे। दिफाई असासों में हवाई जहाज, वही हवाई जहाज जिन्होंने हिंदुस्तान के राफेल को गिरा दिया, उसी के जो हीरो थे MM आलम, उसके जहाज पे आप अगर हिट करें, वही असासे जो कर्नल शेर खान के जो स्टैचू था उसको तोड़ देना, वही अफवाज पाकिस्तान के कमांडर, कोर कमांडर के घर में आप घुस जाना, वही GHQ जिसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का दिफा किया, उस पर जाके आप हमलावर होना, बोतल बम फेंकना। आपको हक हासिल है, आप एहतजाज करें विद इन द पैरामीटर्स, मगर अगर आप एहतजाज को तखरीबकारी में और दहशतगर्दी में तब्दील कर देंगे तो दुनिया का कोई माशरा, कोई मुल्क, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके टेलीविजन ने इफ्तिखार साहब दिखाया, आपके टेलीविजन ने दिखाया, पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के रियासत के इदारों के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इनको कोई दीवार से नहीं लगा रहा है। अच्छा, आप इनसे सवाल करते हैं, पाकिस्तान का जवाब देते हैं तहरीक इंसाफ और उनके लोग जो जेल में हैं। भाई हमने या पाकिस्तान के अवाम ने कहा था कि आप 190 मिलियन पाउंड को खुर्द बुर्द कर लें। अगर आप पाकिस्तान के कौमी सरमाए को खुर्द बुर्द करेंगे तो आपने उसकी जो नतायज है वो भुगतना है। इनका मामला है, अदालत है, जेल है, वकील है। ये कौमी जो मामला है उसमें हिस्सा नहीं लेते और हर जगह पाकिस्तान पे फौकियत देते हैं। ये मादर वतन है, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। हम चंद बच्चों के और इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते कि हमारे शहीदों की तौहीन करें, मुल्क का नाम बदनाम करें, मुल्क को एक लॉ एंड ऑर्डर लेके जाया जाए। बहुत मुश्किल से इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है पाकिस्तान के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने। तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे इस तरह की, इनसे पूछे, पाकिस्तान पे बात करो यार। पाकिस्तान है तो हम सब हैं,
पाकिस्तान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, यकीनन पाकिस्तान सर, पुरअमन है तो हम पुरअमन हैं, पाकिस्तान अगर इज्जतदार है तो हम इज्जतदार हैं। अगर आप पाकिस्तान की इज्जत और वकार को दांव पे लगा के फर्द वाहिद की अगर बात करेंगे तो फिर हम जैसे लोग तो बात करने से कासिर हैं। मुनासिब पॉइंट टेकन। कादर मंदोखेल साहब, अगर देखा जाए सर, गलतियां सबसे हुई हैं। इससे पहले हम देखते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन अब आप बगलगीर हो गए हैं, बैठे हैं, हुकूमतों में भी एक साथ चला रहे हैं। तो सर अगर तहरीक इंसाफ से भी कोई गलतियां हुई हैं सर, उनकी भी तो कुछ रेक्टिफिकेशन हो सकती है ना। बट जिस माहौल के साथ हम लेके चल रहे हैं इस मुल्क को सर, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा इस मुल्क में माशी इस्तेकाम आएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। तो कब तक हम इस तरह डिसंगेज करते रहेंगे? आप क्या कहते हैं कि अब हमें एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, पीटीआई से पहले 2 मिनट मुझे दे दे, इनके उनके दोस्त ने जो बातें की है, देखिए ये मैंने इस वजह से की है, एक तल्ख हकीकत है। 18वीं तरमीम से पहले यहाँ सिंधु देश के नारे लगते थे, वहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनिस्तान के नारे लगते थे, और यहाँ कराची में जो है ना वो जिनापुर के और बाकायदा नक्शे निकले, और 22 अगस्त 2016 का पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर, ये सारी चीज़ एक तल्ख हकीकत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं तरमीम के बाद ये सारी चीज़ें तकरीबन ज़मीन बोस हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोबारा अगर इसको कराची को या सिंध को छेड़ना जो है ना, ये फिर वही जनापुर का और वही नक्शे और वही सारी चीज़ें दोबारा मुतहरिक हो जाएगी, जिससे मजीद सूरत हाल ख़राब होगी। मैंने इस बात पे कही है। बाकी सूबे में ये सूरत हाल नहीं है जो सूबों के तकसीम के हवाले से या इंतजामी है जो भी है। अच्छा, जो पीटीआई की बात की आपने, आप मुझे बता दें कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा इनसे रब्ता किया है। गो के पीटीआई के नाम पे कोई भी एमएनए एमपी नहीं जीता, लेकिन चूंकि जो जीते आज़ाद वो भी पीटीआई के थे, तो हमने ऑफर की उनको कि आइए आप गैर मशरूत तौर पे आप हुकूमत बना ले, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जवाब क्या मिला वो आपके सामने। फिर ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑफर किए, जवाब क्या मिला वो आपके सामने। हर टॉक शो में नदीम कुरैशी साहब के साथ मेरे बड़े टॉक शो हो चुके हैं बड़े, और हर जगह पे हम ये बात करते हैं कि आइए एम्पायर को उंगली ढूंढना छोड़िए, आप सियासी लोगों से बात करें, आपकी उनकी शक्ल पसंद नहीं होगा, उसका नजरिया पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको मजबूरन जो है ना वो सियासी लोगों से डाला करनी पड़ेंगे, क्योंकि दरिया पार आपको यही करेंगे। अब आप जो लास्ट जो उन्होंने जो अपोजिशन का जो ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें जाके जो मुस्तफा खोकर साहब ने जिसकी सरबराही की है, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि हम नया मीसाक की जमहूरियत दस्तखत करना चाहते हैं। अगले दिन इनकी जनरल सेक्रेटरी जो बेचारा नौमौलूद सियासतदान है, वकील अच्छे होंगे मगर सियासत को उनको अली बेहतर नहीं पता, सलमान अकरम राजा साहब, वो कह रहे नहीं जी हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो अब इनसे पूछिए कि आप मोदी से बात करेंगे मिसाक की जमहूरियत की, या ट्रंप से करेंगे, किससे करेंगे? जब सियासी लोगों से आपके पास जो बच्चे कुछ सियासी थे वो भी आपने नाराज कर दिए। मौलाना साहब के घर पे बड़े आपने तवाफ किए, उसको भी नाराज कर दिए। महमूद खान चकज़ई के कभी आप नकलें उतारते हो, कभी उनको फिर जाके वो दायरे। तो हम आज भी कहते हैं कि पीटीआई को सियासी जमातों के साथ, देखिए मुस्लिम लीग नून का और हमारी कभी नहीं बनती है, ना आइंदा बनेगी है। मैं बताऊं आपको खुल्लम खुला, नियाल हाशमी साहब मेरे भाई है, खुल्ला खुला उनका भी यही सोच है, हमारी इनके नजरिया सोच कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, मुल्क की बात आती है, जमहूरियत की बात है, तो हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो पीटीआई को भी ये रास्ता अपनाना होगा, ये एम्पायर की गुल्ली ढूंढते ये खुद ही खत्म ना हो जाए। पॉइंट टेकन सर। मैं ताहा साहब आपके भी कमेंट्स चाहूँगा, क्या इनफैक्ट रवैया कहाँ पे गड़बड़ है, किसको ठीक करना है ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए? बिल्कुल जी, ज़रूरी बात है, इस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो देखें, हमने 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट किया, ना हम 18th अमेंडमेंट के अगेंस्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि 18th अमेंडमेंट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, आर्टिकल 148 पे इम्प्लीमेंटेशन हो। जहाँ तक रही बात जिनापुर की या सिंधु देश की, तो जिन्होंने जिनापुर के नक्शे जब निकले थे तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी टीवी चैनल्स पे आ गई थी। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। एक बात का ज़रूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है,
जिसको पिछले 40 साल से अर्बन सिंध की आवाम वोट देके ऐवान में अपना मुकदमा लड़ने के लिए भेज रही है, तो इंशाल्लाह ना जिनापुर का कोई नक्शा बना पाएगा और ना कोई सिंधु देश का ख्वाब देख पाएगा। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का बनना ज़रूरी है, ताकि निज़ाम मैनेजमेंट बेहतर हो, लोगों में महरूमियाँ ख़त्म हो। दूसरी बात, एक मुआहिदा होता है 2006 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साइन करती हैं और नवाज शरीफ साहब साइन करते हैं। उसमें ये एक पॉइंट रखा जाता है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे लोकल गवर्नमेंट को। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। पीपल्स पार्टी ने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साइन का, उनके विजन का पास नहीं रखा। इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। आज अगर हम पीटीआई पे बात करें, आपने जो पीटीआई वाला पॉइंट था, जी लास्ट कमेंट आपका चाहिए। लास्ट कमेंट ये है कि तो देखिए, किसी की भी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो मशवरा दे रहे हैं, तमाम लोग दे रहे हैं जो भी इस मुल्क की फलाह बहबूद चाहते हैं कि सबको साथ लेके चलें, मैं चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को भी कोई मशवरा दे कि किसी की भी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। पाकिस्तान है तो हम सबकी सियासत है। जो अमल 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वो अमल है जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क में कब्जा करके करती है। सबसे पहले क्या करती है कि वो फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाती है, अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान होते हैं उनके घरों पे हमला करती है, उनके दफातर पे हमला करती है। तो ये तमाम चीज़ों की इनको चाहिए कि ओपन माफ़ी मांगे, इनके लीडर को चाहिए कि कहें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हम चाह तो रहे थे कि नदीम कुरैशी साहब को भी इस मामले पे जवाब लें, कि बाकी को ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।